रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना? पर सोचिए जरा, क्या हो अगर ये कहा जाए कि जिस ग्रंथ में ये कहानी है, उसकी खुद की भी एक कहानी है? एक ऐसा सीक्रेट जो सदियों से पन्नों के बीच छिपा हुआ है। तो चलिए आज रामायण के इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन, बस यही रामायण की आत्मा है। अच्छाई की बुराई पर जीत की कहानी। ये श्री राम की यात्रा है। लेकिन वक्त के साथ साथ इस कहानी को बताने वाले ग्रंथ ने भी एक बहुत लंबी यात्रा की है और अब उसकी अपनी भी एक दिलचस्प कहानी बन गई है। तो सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े, इतने विशाल महाकाव्य को बनाया कैसे गया? इसका आर्किटेक्चर क्या है? सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। 24,000 श्लोक। ये कोई छोटी-मोटी कविता नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा लिटरेरी यूनिवर्स है। और इतनी बड़ी कहानी को एक धागे में पिरोना वाकई कमाल की बात है। तो चलिए इस विशाल स्ट्रक्चर को इसके सबसे छोटे हिस्सों से समझना शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी इमारत को ईंट दर ईंट समझा जाता है। इसकी सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई है श्लोक। इसे हम कह सकते हैं कहानी की एक ईंट या कविता की एक लाइन। हर एक श्लोक कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। अच्छा, अब जब कई सारी ईंटें यानी श्लोक एक साथ मिलते हैं तो बनता है एक सर्ग। सर्ग का मतलब है एक चैप्टर, एक अध्याय। हर सर्ग एक पूरी घटना को बताता है, बिल्कुल किसी फिल्म के एक सीन की तरह। और जब कई सर्ग यानी अध्याय एक साथ जुड़ते हैं तब बनता है महाकाव्य का सबसे बड़ा हिस्सा, कांड। और जानते हैं, कांड शब्द का मतलब भी कितना मजेदार है। गन्ने का तना। जैसे गन्ने में एक के बाद एक हिस्से जुड़कर उसे पूरा बनाते हैं, ठीक वैसे ही रामायण के अलग अलग कांड कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। और ये है रामायण के वो 6 मुख्य कांड। श्री राम के बचपन से लेकर अयोध्या छोड़ने, फिर वनवास और लंका पर विजय तक, ये सारे कांड हमें उस पूरी महान गाथा का एक तरह से नक्शा दिखाते हैं। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। सदियों से स्कॉलर्स ये पता लगाने में जुटे हैं कि हम आज जो रामायण पढ़ते हैं, क्या वो वैसी ही है जैसी वो असल में लिखी गई थी? और ये सवाल उठता क्यों है? क्योंकि हजारों सालों में इस कहानी को अनगिनत बार सुनाया गया, लिखा गया, और जाहिर है इस लंबे सफर में इसमें बहुत कुछ जोड़ा भी गया, कुछ बदला भी गया। तो फिर इस ऐतिहासिक पहेली का जवाब क्या निकला? दशकों की खोज के बाद विद्वान इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि रामायण की पहली और आखिरी किताब यानी बालकांड और उत्तरकांड शायद कहानी में बाद में जोड़े गए थे। उनका मानना है कि असली कहानी दूसरे से छठे कांड तक ही थी, जिसमें श्री राम एक आदर्श महानायक हैं। लेकिन इन 2 कांडों के जुड़ने से वो एक नायक से भगवान विष्णु के अवतार बन गए। और हाँ, ये सिर्फ कोई अटकलबाजी नहीं है। भारत की सांस्कृतिक विरासत जैसे बड़े ग्रंथ भी इस बात को मानते हैं। मतलब ये कि एक ही ग्रंथ के अंदर हमें कहानी की 2 परतें मिलती हैं। एक में राम एक हीरो हैं और दूसरी में वो ईश्वर का अवतार है। और कहानी की इन्हीं 2 परतों की वजह से श्री राम को देखने और समझने के अलग-अलग नजरिए पैदा हुए। एक ही पात्र की कई अलग-अलग छवियां बन गई। पहला नजरिया है धर्मशास्त्रियों का। उनके लिए श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनकी पूजा होनी चाहिए। ये नजरिया जाहिर है बाद में जोड़े गए हिस्सों पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ हैं दार्शनिक। उनके लिए राम किसी व्यक्ति से भी बढ़कर एक परम सत्य, एक अल्टीमेट आइडिया का सिंबल हैं, जिसकी व्याख्या की जानी चाहिए। और फिर एक तीसरा नजरिया भी है जो श्री राम को एक महान साहित्यिक नायक के रूप में देखता है। इस नजरिए से देखें तो रामायण की असली खूबसूरती उसकी कहानी, उसके कैरेक्टर्स और उसकी शानदार पोएट्री में है। तो भाई, इस पूरी चर्चा का, इस पूरी पड़ताल का आखिर मतलब क्या है? हमें इससे क्या समझ आता है? बात बहुत सीधी सी है। रामायण सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह है, जिसे हर पीढ़ी ने अपनी समझ और अपनी श्रद्धा से एक नया रूप दिया है। इसका बदलना इसके खत्म होने का नहीं, बल्कि इसके जिंदा होने का सबूत है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार जब भी कोई रामायण जैसा महान ग्रंथ उठाए तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम सिर्फ एक कहानी पढ़ रहे हैं
या फिर हम हजारों साल पुरानी एक ऐसी बातचीत का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें इतिहास, विश्वास और कला की अनगिनत परतें एक दूसरे में घुली मिली हैं?